हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सब परफेक्ट होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं अपने सेशन की। लास्ट हमने सेशन में डिस्कस किया था एग्रो फॉरेस्ट्री की कुछ पैटर्न और एग्रीकल्चर के कुछ पैटर्न, जिसमें क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप रोटेशन, लैंड रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग और उससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं, चाहे वो पैरेलल क्रॉपिंग हो, चाहे वो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग हो, चाहे वो स्किप क्रॉपिंग हो, चाहे वो कंटूर क्रॉपिंग हो, चाहे अदर टाइप ऑफ, तो वो सब हमने 2 सेशंस में कवर किए थे। आज हम उसी सीरीज में सेशन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, व्हाट इज सीक्वेंशियल क्रॉपिंग और ओवरलैप क्रॉपिंग। इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जैसे कि स्पेसिफिक यूज की जाने वाली पर्टिकुलर लोकेशन में, जैसे जेबो फार्मिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पैरा प्रेसेस फार्मिंग एंड अदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, वो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मेजर जो क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न का ही पार्ट होता है, दैट इज सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, नॉन ओवरलैप क्रॉपिंग। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग इज ऑल्सो नोन एज नॉन ओवरलैप क्रॉपिंग। सीक्वेंस में अगर हम काम कर रहे हैं, वन वर्क शुड बी फिनिश्ड एंड देन नेक्स्ट शुड बी स्टार्ट आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ फर्स्ट वर्क। इसी तरह से सेकंड वर्क को फिनिश करने के बाद में थर्ड, मतलब एक क्रॉप को कंप्लीट हार्वेस्टिंग करने के बाद में फिर से कल्टीवेशन, टिलेजिंग एंड देन नेक्स्ट क्रॉप, फिर हार्वेस्टिंग, तो हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस। तो फर्स्ट सीजन, ये कहूं मैं कॉमन कि ये हमारी क्रॉप है खरीफ सीजन की। कौन से सीजन की? खरीफ सीजन, जो कि कॉमन क्रॉप है राइस। सेकंड हम बात कर लेते हैं रबी सीजन, कॉमन क्रॉप दैट इज व्हीट, गेहूं। एंड थर्ड क्रॉप विच इज जायद सीजन। जायद में कौन कौन सी क्रॉप्स आ गई हमारी? कॉमन, जैसे पल्सिस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, और जायद सीजन का टाइमिंग है ऑलमोस्ट अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स में हम एक क्रॉप ले सकते हैं, तो इसके अंदर पल्सिस क्रॉप्स। और ये एक बेस्ट एग्रीकल्चरल या एग्रोनॉमिकल क्रॉप प्रिंसिपल्स के अंडर आता है, कि आप एक बार हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप के बाद में लो वाटर डिमांडिंग, और लो वाटर डिमांडिंग के उससे भी फिर देन वेरी लो वाटर डिमांडिंग क्रॉप होनी चाहिए हमारे पास में। अगर एक क्रॉप सैलो रूट वाली हो रही है, तो फिर हमारे पास सेकंड क्रॉप डीप रूट सिस्टम वाली होनी चाहिए। और क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर एटलीस्ट वन क्रॉप शुड बी पल्सिस क्रॉप। तो ये बेस्ट एग्जांपल है फॉर क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न का। व्हाट इज क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया, तो प्लीज गो टू द फर्स्ट लेक्चर एंड वॉच इट। बात कर लेते हैं, देखिएगा, एक इसके हार्वेस्टिंग का स्पेसिफिक अगर मैं कहूं कि इसको जून में लगाया जाएगा और अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्रॉप नवंबर में लगाई जाएगी और इसकी हार्वेस्टिंग वही मार्च और अप्रैल में। फिर अप्रैल में लगाई जाएगी और अप्रैल से नेक्स्ट क्रॉप इसका हार्वेस्टिंग होगा कब? वही जून के अंदर इसका हार्वेस्टिंग हम कर देंगे, और नेक्स्ट फिर टिलेजिंग करके जून जुलाई में हम नेक्स्ट क्रॉप लगा देंगे। तो एक के बाद में इस प्रोसेस के अंदर टिलेजिंग जो प्रोसेस है वो कॉमन प्रोसेस बन जाती है। व्हाट इट इज? टिलेज। एक के हार्वेस्टिंग करने के बाद में हम टिलेजिंग करते हैं, और टिलेजिंग के लिए हमें प्रॉपर टाइमिंग मिल जाता है हर क्रॉप के बीच में। तो सीक्वेंस होगी, क्योंकि किसी को लैप नहीं कर रही, ओवरलैप नहीं कर रही, ये कहें तो उसको सीक्वेंशियल क्रॉपिंग और ओवरलैप क्रॉपिंग होती है, सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर इन्हीं में बात कर ले, तो जस्ट हार्वेस्टिंग के बाद में दूसरी क्रॉप लगा देते हैं, लेकिन सेम यूनिट ऑफ लैंड के ऊपर, सेम यूनिट ऑफ लैंड।
आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब ये कॉमन है, बट थिंक इज अगर इस सिस्टम के अंदर हम, जैसे कि मैंने क्या लगाया, सुगर केन, तो शुगर केन एक बार हमने हार्वेस्ट कर लिया तो उसके जो रूट्स बच जाते हैं, शुगर केन के जो रूट्स बचते हैं, उन रूट से हम दोबारा क्रॉप ले लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैटून क्रॉपिंग कहते हैं, रैटूनिंग या रैटून क्रॉपिंग कहते हैं। तो इसको भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ये भी एक सीक्वेंस के अंदर है, जो कि हम एक क्रॉप लेने के बाद क्या नहीं करते, कल्टीवेशन तो नहीं करते उस क्रॉप का, क्योंकि रूट्स उखड़ जाएंगे, कल्टीवेट तो नहीं करते, बट द पॉइंट इज उसमें हमें एडिशनल फर्टिलाइजर एंड ऑल करना पड़ता है। काटने के बाद ही उसको दूसरी दोबारा वो क्या टिलर्स निकल के आते हैं, तो एक गैप मिल जाता है। एक को हार्वेस्ट किया प्रॉपर, फिर उसके बाद में दूसरी के ऊपर टारगेट किया है, तो हम इसको किसमें, ग्रेटून क्रॉप को भी क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ये भी किसके अंदर, सिक्वेंशियल क्रॉप का एक बेस्ट एग्जांपल है। अब क्या किया जाए कि ऐसा ना करूं मैंने एक साल में, तो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के अंदर क्वेश्चन क्या हो सकता है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में कितनी क्रॉप्स ली जाती है, तो मैक्सिमम कितनी बच्चा, मैक्सिमम क्रॉप्स ली जा सकती हैं, दैट इज 3 क्रॉप्स इन ए ईयर। एक ईयर में आप 3 क्रॉप ले सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 4 3.5 का तो प्रॉपर ड्यूरेशन होता है, और 10 to 15 डेज हमें टीलेजिंग के लिए, प्रोसेसिंग, लैंड प्रिपरेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होता है। अब बात कर लेते हैं, अगर हम चाहें कि 4 क्रॉप लें तो कैसे, क्योंकि क्रॉप तो ऑलमोस्ट हमें 4 मंथ तो एक क्रॉप को टीलेजिंग में, लैंड प्रिपरेशन के अंदर, या हम बात करते हैं सोविंग के बाद प्रोसेस एंड हार्वेस्टिंग तक का 4 मंथ तो ऑलमोस्ट हमें लग ही जाता है। क्लियर। लेकिन अगर हम 4 लेंगे तो हमें 3-3 महीने में ऑलमोस्ट 70 डेज, ऑलमोस्ट 70 to 80 डेज के अंदर या 90 डेज के अंदर हमारी क्रॉप्स कंप्लीट होनी चाहिए। इस तरह का हमें टारगेट रखना होगा, तो उसी को कहते हैं रिले क्रॉपिंग, और उसी को कहते हैं ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप क्रॉपिंग। ये जो रिले क्रॉपिंग, रिले वर्ड है वो किस, कहां से लिया गया है, आपने देखा होगा इस तरह से फ्लैग लेकर चलते हैं, एक गेम होता है जिसमें एक कैंडिडेट फ्लैग लेकर चलता है, और जब दूसरा इसको कैरी ऑन करता है, उसको पकड़ता है, उससे पहले उसको साथ साथ फर्स्ट जो रनर है उसके साथ भागना पड़ता है, साथ साथ कुछ ड्यूरेशन के लिए, साथ साथ वो अपनी स्पीड बनाता है, और स्पीड बनने के बाद पकड़कर सीधा निकल जाता है। तो इस तरह से एक के बाद एक उसको नेक्स्ट और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं। इस तरह से आप, ये वर्ड इसी को कहते हैं फ्लैग गेम, इसी को कहते हैं रिले। तो इसीलिए इसी यहां से ही ये वर्ड जनरली कहें कि ये फ्लैग मतलब ओवरलैप कर रही है। किन्होंने बताया सबसे पहले ये वर्ड दिया, शेर सिंह, डॉक्टर शेर सिंह ने ये सजेस्ट किया। कौन, डॉक्टर शेर सिंह जी। तो फादर ऑफ अगर पूछे तो शेर सिंह जी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 क्रॉप्स स्पेसिफिक मैनर्स में लेते हैं, लेकिन यहां पे हम क्या लेंगे, 4 क्रॉप इन ए ईयर, 4 क्रॉप्स ले रहे हैं। 4 क्रॉप्स लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अंदर वही क्रॉप्स होंगी जो, कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, और एटलीस्ट 1 to 2 क्रॉप्स ऐसी होनी चाहिए जो क्रॉप्स जिनको रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम टिलेजिंग की। जिसको सबसे कम टिलेजिंग की जरूरत होती है उसको ही हम लगा सकते हैं। अगर अच्छा टिलेजिंग की जरूरत होगी, क्योंकि टाइम नहीं बचता और टिलेज करने का तो टाइम बचता ही नहीं है, ठीक है, या ये कहें कि नो टिलेजिंग, स्पेसिफिक नो टिलेजिंग वाले, जीरो टिलेजिंग जिसको हम, है ना। अब नो टिलेज क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, जीरो क्या होता है, ये अलग अलग टर्म है। बिल्कुल टिलेज नहीं करना। अगर मिनिमम टिलेज की बात करोगे तो प्राइमरी टिलेज नहीं करेंगे, सिर्फ सेकेंडरी टिलेज ही करेंगे, जिसके अंदर
हमें कहीं की प्लाऊ वगैरह नहीं करेंगे और हम सेकेंडरी टिलेज करेंगे सोइल को डेप्थ तक। डेप्थ का मतलब कितना हो गया? डेप्थ का मतलब सोइल को 15 सेंटीमीटर से डेप्थ में, है ना, मोर देन 15 सेंटीमीटर, ये आता है प्राइमरी टिलेजिंग। अगर गहराई से हमें टिलेज करना है तो उसको बोलते हैं मिनिमम टिलेज, उसको बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। और अगर लेस देन 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक की टिलेजिंग करते हैं तो इन सबको कहते हैं सेकेंडरी टिलेज। एक तो बेसिक तो ये समझिए, इसके अंदर सभी हैरो आगे, कल्टीवेटर यूज करते हैं, मेड वो हम बेड तैयार करना हो गया, पटेला हम यूज कर सकते हैं, जो डेली पोर्ट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। और इसके अंदर हम इन डेप्थ तक कहाँ तक ले सकते हैं? ऑलमोस्ट हम 60 सेंटीमीटर तक की डेप्थ में हैरो वगैरह, सारे हैरो इसी कैटेगरी में आते हैं। ऑल हैरोज जो हैं, इंक्लूडिंग ऑल हैरोज 1 2, कौन सा आ जाता है हमारा? चीजल प्लाऊ। कौन सा आता है? सीजल प्लाऊ भी, ये भी हमारा एक, दोनों जितने भी हैरोज हैं और चीजल प्लाऊ है सब प्राइमरी टिलेजिंग के एग्जाम्पल हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहां बात कर रहे थे हम किसकी? स्पेसिफिक वही क्रॉप्स। तो कॉमन अगर हम बात करें, देखिएगा यहीं पे समझ लेते हैं। पहले हमने एक क्रॉप लिया, मान लीजिए कौन सी क्रॉप लेता हूं मैं? लॉन्ग ड्यूरेशन, मॉडरेट ड्यूरेशन, ये जिसको मैं कहूं कि मैंने क्या लिया? राइस क्रॉप ले ली। राइस क्रॉप हार्वेस्ट होगी, राइस क्रॉप हार्वेस्ट होगी उसके 1 मंथ बिफोर, 1 मंथ बिफोर, 1 मंथ बिफोर हमें क्या करना है? किसी अनदर क्रॉप्स का सीड डाल देना है स्टैंडिंग। ये क्रॉप अभी हार्वेस्ट नहीं हुई है, यहां से यहां तक का कितना टाइम हुआ? ओनली 3 मंथ्स हुए हैं, और 1 मंथ ये बच गया। ऑलमोस्ट ये क्रॉप 4 मंथ की होती है। तो हमारे पास में 1 महीने पहले ही जब राइस खड़ा है, खड़ी फसल में हम क्या डाल देंगे? सीड डाल देंगे। बोला सर कौन से वाले? तो हम स्पेसिफिक इस टाइम कौन सी डाल सकते हैं? हम ज्यादातर जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, यहाँ ये लोग पल्सिस क्रॉप्स के सीड डाल देते हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिक क्रॉप्स होती हैं? कॉमन अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो लेथायरस या लेंटिल, इस तरह के क्रॉप्स को यूज कर लिया जाता है। अब जैसे ही सीड डाला और सीड क्या होने लगा? जर्मिनेट। और सीड को जर्मिनेट होने में और स्पेसिफिक क्या कहें? जर्मिनेट, इसी पे मैं लिख देता हूं, जर्मिनेट होने में किसका? लेथाइरस का, और दूसरा लेंटिल का। लेंटिल और लेथाइरस, इनका जो सीड है वो ऑलमोस्ट जर्मिनेट होने में 7 to 10 डेज लेगा। जर्मिनेशन होने में, प्लस ये 3 to 4 लीव्स, या ये कहूं 5 लीव्स तक, 5 लीव तक पहुंचने के लिए इसको फिर से कितना दिन लग जाएगा? 10 to 15 डेज लगेंगे। और ओवरऑल हम बात करते हैं तो 30 डेज तक हमारा राइस क्या होगा? हार्वेस्ट हो जाएगा, हार्वेस्ट हो जाएगा। और तब तक ये प्लांट आपको छोटा छोटा दिखेगा। राइस को ऊपर से हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद में जब इसको फूड चाहिएगा, लेंटिल को जब खाना चाहिए, प्रॉपर लाइट चाहिए, तब तक राइस को हार्वेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में आराम से जर्मिनेट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए रिले क्रॉपिंग के अंदर सोविंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉप सोविंग पैटर्न एक ही होता है, सिंगल पैटर्न होता है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं बच्चे? यहाँ सिर्फ सोविंग कर सकते, क्योंकि खड़ी फसल में सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग के अलावा ट्रैक्टर मशीन तो चला नहीं सकते आप। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट क्रॉप हमारी हो जाती है लेंटिल। और लेंटिल जैसे ही खड़ी फसल होती है, उससे हार्वेस्ट होगी, उससे 1 महीने पहले ही
हम दूसरा सीड डाल देते हैं। क्लियर? तो इस तरह से तीसरी क्रॉप हार्वेस्ट होगी, उसके बाद तीसरी क्रॉप्स डाल देते हैं। इस तरह से एक साल में हम शॉर्ट ड्यूरेशन वाली 4 क्रॉप्स ले सकते हैं। टिलेजिंग का हम 15-15 दिन टाइमिंग बचा सकते हैं। तो हर क्रॉप से 1 मंथ 1 मंथ और 1 मंथ, कितने मंथ बच गए? 3 महीने। इसीलिए 3 महीने की हम 4 क्रॉप्स ले सकते हैं। 3 चौक 12, 4 क्रॉप्स हो गई। इसी को हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग। और देखिएगा ये क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है एक दूसरी क्रॉप के ड्यूरेशन को मेच्योरिटी के टाइम पे, इसलिए इसको कह देते हैं हम ओवरलैप क्रॉपिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी क्रॉप को पैरावर्ड यूज, इसी नाम को पैरावर्ड बोला जाता है वेस्ट बंगाल और बिहार में, और यूटेरा बोला जाता है क्रॉपिंग कहां पे? एमपी के अंदर इसको यूटेरा क्रॉपिंग बोला जाता है। आपको फिर इस तरह दिखाई देगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग तो सीड रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यहां कोई मैटर नहीं करती। अब यही क्वेश्चन अगर ज़ैरफ में पूछा जाता है तो तरीका, ज़ैरफ और नेट का तरीका क्या होगा क्वेश्चन का पूछने का? विच मेथड और वन ऑफ दीज, विच मेथड इज स्पेशली यूज, या ओनली, इन विच मेथड ओनली ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड सोविंग इज यूज, योर विच मेथड, ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर ओनली ब्रॉडकास्टिंग मेथड ऑफ सीड सोविंग का हम यूज कर सकते हैं? टिलीजिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, तो हमारे माइंड में एक ही आना चाहिए, वो कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ रिले क्रॉपिंग, और दूसरे नाम से जाना जाता है ओवरलैप क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। बेस्ट क्रॉप कौन सी है? वो क्रॉप्स हैं जिसको मिनिमम टिलेज चाहिए। तो आपके जब ज़ैरफ या नेट में पूछेगा तो आपसे 4 ऑप्शन देगा और ऑप्शन मैच करवाएगा। कौन सा मैच करता है? ब्रॉडकास्टिंग इज ए कॉमन मेथड इन दिस, हो सकता है रिले क्रॉपिंग इज नॉन फॉर वन ऑफ विच वन इज ट्रू, तो आप मैच करवाना पड़ेगा या कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है। तो पूछ लिया जाएगा जीरो टिलेजिंग इसमें जरूरत होता है, बोला हाँ, है ना। नो टिलेजिंग वाली ये पैटर्न है, बोला यस। इसके अंदर मिनिमम ड्यूरेशन वाली क्रॉप्स होती है, बोला जी यस, मिनिमम ड्यूरेशन की होती है। क्लियर? और मॉइस्चर को, इसका बेनिफिट क्या है? इस जैसे ही राइस में लास्ट क्या होती है? वाटरिंग होती है। तो वाटरिंग, जो वाटर होता है वो, ये सीड लेंटिल का सीड जर्मिनेशन के लिए वो वाटर लेंटिल भी यूज कर लेगा। तो किसको? वाटर को प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कहते हैं। तो इस पैटर्न में वाटर या मॉइस्चर यूटिलाइजेशन के लिए भी इस मेथड को सबसे ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि राइस में सबसे ज्यादा वाटरिंग करते हैं। फिर उस वाटर को से कुछ तो प्लांट ले लेगा राइस का, और कुछ लेंटिल है वो सिर्फ और सिर्फ सीड जर्मिनेशन के लिए लेगा। तो कंपटीशन तो कुछ होना ही नहीं है। आप कहेंगे से कंपटीशन होगा, बिल्कुल भी कोई कंपटीशन नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये दो हमारे पैटर्न थे, क्रॉप ओवरलैप और नॉन ओवरलैप, रिले क्रॉपिंग और सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। आई होप समझ में आ गया। तो समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। देखिए हाइड्रोपोनिक का मतलब हो गया वाटर के अंदर, वाटर की ओनली बेस क्या होता है? बेस क्या लेंगे? बेस कुछ नहीं होता जी, बेस सिर्फ वाटर होता है। तो वाटर के अंदर क्रॉप करना, लेकिन इसमें क्या ऐड ऑन कर दिया जाता है? वाटर प्लस न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स वाटर में मिला दिया जाता है, और उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ये इंडिया की बात करोगे तो पहली बार इंडिया में कहां और किसके द्वारा? तो फर्स्ट टाइम इंडिया में 1946 में WJ वेल्टो डेग्लास ने कहां पे? कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में इसको सबसे पहले स्टैब्लिश किया था, अपनी एक लेबोरेटरी बनवाकर। और जाहिर सी बात है, पाइप सिस्टम होते हैं, उसमें वाटर फ्लो करता है, वाटर में मिनरल्स न्यूट्रिएंट ये डालते हैं, तो बेस होता है सॉइल। विदाउट सॉइल हम क्या करते हैं? क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक ग्रोइंग ऑफ प्लांट वाटर बेस्ड न्यूट्रिशन का एक सॉल्यूशन होता है, रेदर देन देयर इज नो सॉइल। तो सॉइल वगैरह यहाँ पे कोई मीडिया नहीं होता। तो मीडिया क्या होता है? मीडिया सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए विच मेथड ऑफ सोविंग इज स्पेशली यूज, या इन विच स्पेशली वाटर इज यूज, जिसमें सिर्फ मीडिया इज ओनली वाटर, केवल और केवल मीडिया क्या होता है? वाटर ही उसका एक मीडिया होता है। तो आप क्या कह देंगे? आप बोलेंगे जी
हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सबसे ज्यादा यूज की जाती है। लेकिन ये तो हमने बात किया कि ये तो इंडिया में है। कौन? WJ कब इसको स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में? 1946। बट बच्चा अगर वही बात हम कर लेते हैं किसकी, सेम अगर थिंक हम करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे है वुडवार्ड। वुडवार्ड को ही फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक के नाम से, हाइड्रोपोनिक सिस्टम या फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज एरोपोनिक फार्मिंग। एरो से मतलब हो गया एयर, एरो से एयर। प्लांट जो है वो एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से या रस्सी से लटका दिया जाता है और जिसका रूट्स लटके हुए रहते हैं उस पर स्प्रे किया जाता है। रूट्स पे किसका? वाटर प्लस मिनरल्स का स्प्रे किया जाता है। तो यहाँ पे भी यहाँ कोई मीडिया नहीं होता, वाटर भी मीडिया नहीं होता, लेकिन वाटर तो हम न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए इसको प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं प्लांट, और प्लांट के ऊपर सिर्फ स्प्रे किया जाता है वाटर। तो क्या? वाटर प्लस किसका स्प्रे होगा? न्यूट्रिएंट का स्प्रे। और इसको कहां किया जाएगा? एक कवर्ड रूम में, कवर्ड एरिया में। वो ग्लास हाउस भी हो सकता है। क्यों जरूरत पड़ी? ये सबसे पहले नासा के द्वारा डेवलप किया गया था रसिया में। नासा ने मीर स्पेस रसिया के अंदर इसको डेवलप किया गया था। कब? 1997 में। क्यों? क्योंकि जब आर्मी के लिए गुड फूड की रिक्वायरमेंट थी, फूड की जब रिक्वायरमेंट थी तो क्या चाहिए था? वेजिटेबल्स चाहिए थे। और रसिया में उस ऐसे ही मीर स्पेस यहाँ पे है, पूरी तरह से 8 मंथ बर्फ गिरती है, तो उस सिचुएशन में वहां पे वेजिटेबल्स नहीं ग्रो कर सकते थे। तो एक पर्टिकुलर ग्लास हाउस बनाया गया, और ग्लास हाउस के अंदर हम क्या करते हैं? प्लांट्स को पहले नर्सरी तैयार करते हैं, और नर्सरी में प्लांट को तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद में उस पर एक रस्सी से सभी प्लांट्स को क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। और प्लांट्स को जब रस्सी से बांधा जाता है तो उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, फ्यूमिगेशन कर दिया जाता है, ये भी कह सकते हैं, है ना। स्प्रे, पर्टिकुलर स्प्रे करके हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय नासा इन 1997 मीर स्पेस स्टेशन इन रसिया। ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल इन एरेटेड मॉइस्चर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर पे, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है पानी फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लो नहीं करता। तो क्या होगा? देखो रूम में है तो डिजीज भी नहीं आ सकते, इंसेक्ट भी नहीं आ सकते, और ज्यादा पानी भी नहीं देना पड़ेगा, वेस्टेज भी नहीं जाएगा, ज्यादा फर्टिलाइजर भी नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट हम कहें कि 90% वाटर को सेव किया जाता है। 100% pesticide, which means there is no pesticide required, और 60% chemical fertilizer भी हम क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो नोन एज, है ना, इसको क्या कहा जाता है? एरोपोनिक फार्मिंग। अब एक हमने स्टार्टिंग में देखा था जिसको बोला जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देयर आर 3 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट वन इज सब्सिस्टेंशियल, जिसको जाना जाता है किसके रूप में? लाइवलीहुड फार्मिंग। सेकेंड वन इज कॉमर्शियल फार्मिंग, एंड थर्ड वन इज सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग है वो एक लैंड के ऊपर अवेलेबल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके, मतलब कम से कम इनपुट डालिए, मतलब बाहर से कुछ ना लाइए, सीड का सिलेक्शन करके क्वालिटी ऑफ सीड तैयार करो, उसी को डालो, वाटर को हार्वेस्ट करो, है ना। बाहर से अब ट्यूबवेल से वाटर निकाल कर या इसे हार्वेस्ट करो, उसी को वाटर को आप सप्लाई करो। या बाहर से फर्टिलाइजर भी नहीं लाने। क्यों? क्योंकि आप एनिमल्स है तो FYM आप डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसीलिए आप प्रॉपर लैंड का यूटिलाइजेशन करना, कम से कम इनपुट होना चाहिए। तो लो एक्सटर्नल इनपुट, बाहर से, एक्सटर्नल मतलब बाहर से इनपुट नहीं लाना है, तो लो एक्सटर्नल इनपुट कम से कम लाना है। तो लो एक्सटर्नल इनपुट इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दिस इज ऑल्सो नोन एज लीजा फार्मिंग, जिसको क्या कहते हैं? लीजा फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। और लीजा फार्मिंग स्पेसिफिक ये कहें कि ये वही टेक्निक है जिसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के रूप में जानते हैं। अब लीजा फार्मिंग मिनिमम में होता है,
तो यही कह दीजिए इसका दूसरा और एक सिमिलर टर्म है ना, एज इट इज नहीं कह सकते लेकिन दूसरा और उससे मिलता टर्म है जिसको जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं। बोला जी बाहर से कुछ नहीं लाना, हाई यील्ड वेराइटीज आप ग्रो कीजिए, उसी के सिलेक्शन करते 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 क्वालिटी ऑफ सीड प्रोड्यूस कीजिए। फर्टिलाइजर या आप खुद ही फर्टिलाइजर नहीं डालना, खुद ही वर्मी कंपोस्ट तैयार कीजिए और वर्मी कंपोस्ट तैयार करके फिर उसी वर्मी कंपोस्ट को आप फील्ड में डालिए, मिनरल्स आपको अच्छे मिलेंगे। इरिगेशन के लिए वाटर को हार्वेस्ट कीजिए, रेन वाटर हार्वेस्ट कीजिए, प्लांट के प्रॉपर डिस्टेंस मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, उस जिस तरह से हम उसको कह सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स चला रखी है जीरो बजट फार्मिंग के ऊपर। सुभाष पालेकर इज द फादर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सुभाष पालेकर जी को कहा जाता है जीरो बजट फार्मिंग। सुभाष पालेकर जी ने बताया कि देखो जी यार हम कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। इससे पहले एट द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने मैक्सिमम केमिकल डालने लग गए थे, बाहर से हाई यील्ड वैरायटी के सीड लाने लग गए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने लग गए, तो वो पूरी तरह ही अपोजिट है। बोला ना पेस्टिसाइड डालेंगे ना इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा हमें, और ना बाहर से हम हाइब्रिड सीड लेके आएंगे, ना जी। जिस फार्मर के पास में एक पर्टिकुलर लैंड में जो रिसोर्स अवेलेबल है उसी का यूटिलाइज कीजिए। तो हम कह सकते हैं ये अल्टरनेट है ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन मेथड का। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1990s के अंदर, इसको स्टैब्लिश किया गया था। आई होप समझ में आ गया। तो अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट वन इज साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। देखो जैसी साइट है उस साइट के अकॉर्डिंग हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो इसको हम बेस्ट क्या कहा जाएगा, दैट इज स्पेसिफिक डूइंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सोचिए जब हम कभी रोड से जा रहे हैं और अचानक से हमें कोई चीज दिख जाती है, ब्रेक मारते हैं, क्या डिसीजन ले रहे हो आप उस पर्टिकुलर टाइम में, क्या डिसीजन ले रहे हो। कुछ ऐसे हमारे खुद के डिसीजन, जिस तरह से हम जनरली कहें कि पाकिस्तान बॉर्डर से अगर कोई फायरिंग हो रही है तो मोदी जी क्या डिसीजन लेते हैं, डिसीजन सिचुएशन के हिसाब से लेते हैं। बाकी कंट्रीज को भी प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो अभी तक हम क्या पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हम बंधे हुए हैं रिलेशंस में, अदर कंट्रीज के साथ में जो रिलेशंस हैं उसकी वजह से हम एक पूरी तरह से क्या है हमारे हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए हम ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो अगर कोई फार्मर राजस्थान से है तो वहां ड्राई एरिया, लो वाटर अवेलेबिलिटी है, वो अलग टेक्निक यूज करेगा। अगर कोई साउथ इंडिया में है, अब सोचिए पंजाब वाले ट्रैक्टर 1-1, 2-2 करोड़ के ट्रैक्टर ले आते हैं फील्ड के लिए, क्या जिसके पास छोटी खेती है, जो मार्जिनल फार्मर है, जो स्मॉल फार्मर है, क्या वो 1 लाख का ट्रैक्टर लाएगा? नहीं। जो जैसी सिचुएशन है, जिसके पास जितनी लैंड है उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। सो डूइंग राइट थिंग एट द राइट प्लेस, सही प्लेस पे सही काम करना और सही समय पे, उसी को हम कहते हैं साइट के स्पेसिफिक। जैसा साइट होगा, जैसा लैंड होगा, जैसा एरिया होगा, सो ये एरिया बेस्ड, उसमें क्या करना है, हमें टेक्नोलॉजी यूज करना है, उसी को हम कहते हैं साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। और बेसिक टेक्नोलॉजी हो सकता है पंजाब वाले टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बाकी नहीं करते। नेक्स्ट बात कर देते हैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर विच इज नोन एज पीए, जिसको प्रिसिशन फार्मिंग भी कहते हैं। इसके फादर कौन है? प्रोफेसर पेयर सी रॉबर्ट ने ये रॉबर्ट को ही कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ प्रिसिशन फार्मिंग। सो दिस इज द साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन assigning management decision using high technology sensors and analysis tools को। तो इसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, उसी को हम कह देंगे प्रिसिशन फार्मिंग। सो इन फार्मिंग हाई टेक्नोलॉजी, यूजिंग ऑफ हाई टेक्नोलॉजी is known as precision farming. Next one is terra farming. Terra that is the किसे आप देख सकते हैं, हमारा टारगेट है अभी मून पे जाने का टारगेट है, वहां पे भी क्रॉप लगाएंगे। तो जैसा इन्वायरमेंट जिस लोकेशन का है, जैसा इन्वायरमेंट जिस ऑर्बिट का इन्वायरमेंट है, वैसा इन्वायरमेंट हम जमीन पे तैयार कर लेते हैं। तैयार करके वैसा ही क्लाइमेट, वैसा इन्वायरमेंट तैयार करके उसमें प्लांट लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम वहां ऊपर जाकर
प्लांट ग्रो कर सकें, ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज कर सकें और धीरे धीरे वहां पे ह्यूमन का वास हो सके, ह्यूमन कॉलोनाइज किया जा सके, दैट इज टेराफार्मिंग। प्लांट और बैक्टीरिया आर बियर्ड डेवलप्ड मार्स इन्वायरमेंट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर हमने क्या बना लिया, एक गुंबद बना लिया, उसके अंदर लो, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ अगर अर्थ के ऊपर बात करें, है ना, तो अर्थ के ऊपर स्पेसिफिक है कि एयर का प्रेशर भी ज्यादा है, क्लियर। और हम जनरली बात करें कि ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, तो वहां पे मून पे नहीं है ना, तो उस टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे क्रिएट करना। क्लियर, क्योंकि वहां पे तो ग्रेविटी भी नहीं है, यहाँ तो ग्रेविटी भी है, तो लो ग्रेविटी में किस तरह से प्लांट और बैक्टीरिया को ग्रो किया जा सके, तो ये प्रैक्टिस चल रही है। इसके बाद में हम कहाँ पहुंच जाएंगे, मार्स पर, वहीं पे भी हम वहां पे प्लांट लगा सकते हैं, उसी को कहते हैं टेरा फार्मिंग। ला जाइए लास्ट, जबकि जैबो फार्मिंग। स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं जैबो, तो जैबो ये वर्ड यूज करते हैं ज्यादातर ट्राइब लोग, और ट्राइब लोग होते हैं फॉरेस्ट में, या फिर फॉरेस्ट में रहते हैं, या जिनको हम कहें हिली एरिया के अंदर, हिली प्लस फॉरेस्ट एरिया के अंदर। इन लोगों ने क्या किया, हिल के अंदर पहाड़ों में जो वाटर आता है, क्योंकि इनके पास में ट्यूबवेल है नहीं, हिल में रिवर भी नहीं है, रिवर है तो उससे थोड़ा दूर होगी, हो सकता है रिवर 50 किलोमीटर दूर हो, तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी रेन वाटर होता है उस रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लेते हैं, और रेन वाटर को हार्वेस्ट करके फिर फार्मिंग की जाती है। और फार्मिंग में क्या आता है, सभी टाइप की, फिश फार्मिंग प्लस हॉर्टिकल्चर प्लांटेशंस, प्लस हॉर्टिकल्चर के अलावा सीरियल क्रॉप्स, प्लस एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रियरिंग, ये सभी प्रोसेस की जाती हैं कहाँ, हिली एरिया के अंदर। क्लियर। सो वाटर को, हिली एरिया में वाटर को हार्वेस्ट करके रीयूटिलाइज करना या रीयूज करना इज नोन एज ज़ेबो फार्मिंग। और ज़ेबो फार्मिंग इज लार्जली प्रैक्टिस इन फैक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। ज़ेबो इज आल्सो नोन एज डूजुडू और रूजा सिस्टम के नाम से जाना जाता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसमें हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशरीज स्पेसिफिक की जाती हैं, वाटर को कंजर्व करके ऑन हिली एरिया में। एंड ए चकेसंग जो ट्राइब पर्सन है ऑफ द नागालैंड के, उन्हीं को जाना जाता है फादर ऑफ ज़ेबो फार्मिंग। सो हु इज द फादर ऑफ ज़ेबो फार्मिंग? चकेसंग इज नॉन एज फादर ऑफ ज़ेबो फार्मिंग। तो आई होप जितने भी टर्म थे आपके क्लियर हो गए होंगे, यस या नो, क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ सिस्टम है जो आज धीरे धीरे नए नए टर्म यूज करते जा रहे हैं, जैसे कि राइस के अंदर, राइस में स्पेसिफिक, आजकल तो व्हीट में भी करते हैं, नॉट ओनली राइस, हम ये वर्ड व्हीट में भी करते हैं, SRI मेथड, सिस्टम ऑफ rice intensification. What is my intention? My intention is low input or high output is my intention. तो मेरी इंटेंशन ही लो इनपुट और हाई आउटपुट इंटेंशन है, तो उसी के बेसिस पे मैं क्या कर दूंगा, क्रॉप प्रोडक्शन करूंगा। क्लियर? क्लियर? तो अब ये मेथड जो सिस्टम देखो, व्हाट इज माय इंटेंशन, इंटेंशन बेस्ड, इंटेंशन व्हाट इज लो इनपुट, लो इनपुट होगा क्यों? क्योंकि हमें इस प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो स्पेस, पहले तो स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा। कम अगर प्लांट होंगे तो जाहिर सी बात है, कम प्लांट होंगे तो वाटर भी कम चाहिए, न्यूट्रिएंट भी कम चाहिए, तो कम प्लांट लगाकर एक ही प्लांट से मल्टीपल टिलर्स निकलने चाहिए, तो इसका टारगेट है दूसरा क्या, मल्टीपल टिलर्स होने चाहिए।
मल्टीपल टिलर्स पे टारगेट दिया जाता है। देखिए एक सिंगल सीड से मल्टीपल टिलर्स आ रहे हैं, तो टिलर्स किस किस में आते हैं, राइस में भी आते हैं, बार्ले में भी आते हैं और वीट में भी आते हैं। तो ये पर्टिकुलर टारगेट रखा जाता है। तो इसमें मिनिमम, अब आप सोचिए इस मेथड के थ्रू अगर हम बात करें, वैसे एक्चुअल में 100 केजी सीड रेट की जरूरत होती है किस में बच्चा, राइस के अंदर। और इस मेथड वही राइस में एसआरआई मेथड से सीड की रिक्वायरमेंट होगी 7 केजी। अब आप सोचिए कितना डिफरेंस आ गया। कम इरिगेशन करना पड़ेगा, कम न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, कम लेबर रिक्वायरमेंट होगी, इरिगेशन कम करना पड़ेगा तो लेबर रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो ये बेस्ट मेथड हम कंसीडर करते हैं, डेवलप्ड बाय फ्रेंच जेसुइट फादर दैट इज हेनरी ली लॉलिनी ने इसको डेवलप किया गया था। पहली बार ये मेडागास्कर इन अमेरिकन यूनियन में 1980s के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। लो लेबर रिक्वायरमेंट, लो वाटर यूज इफिशियंसी या यूज मेथड, इसके अंदर स्पेशली यूज यंगर सीडलिंग विद टिपिकल लैंड वीडेड टूल्स के द्वारा इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। पहली बार ये इंडिया में, कहां पे, इंडिया में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था इसको, हैदराबाद के अंदर। आप कहेंगे तमिलनाडु एग्रीकल्चर है ना। वैसे तो अगर हम बात करते हैं इस मेथड को इक्री सेट ने स्टार्ट किया था सबसे पहले इंडिया में, लेकिन तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर किया था किसने, इक्री। कहां है, हैदराबाद के अंदर। इक्री सेट ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर स्टार्ट किया था। एक टर्म है रैटून क्रॉपिंग। तो रैटून क्रॉपिंग बेसिकली अगर आप क्रॉप की बात करोगे तो दो क्रॉप, एक की जाती है राइस के साथ में, और सॉरी एक की जाती है सुगर केन के साथ में, और दूसरा सोरगम, क्योंकि मीठा वो भी होता है, सोरगम चरी जिसको बोलते हैं। और 7-8 बार भी कटिंग की जाती है, एक बार काटने के बाद 7-8 बार अगेन काट सकते हैं। क्या क्या जो रूट्स रह जाते हैं उन रूट से दोबारा प्लांट निकलना, और इस तरह से हम 7-8 बार कटिंग कर सकते हैं। तो ये मेथड शुगर केन में, मेरा क्या राइस बार बार क्यों आ रहा है, शुगर केन किसमें सबसे ज्यादा ये बेस्ट है, शुगर केन के अंदर और सोरगम के अंदर ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सोरगम और शुगर केन। तो रैटून इज ये एंशिएंट मेथड है प्रोपेगेशन ऑफ शुगर केन का, विच इज है ना स्पेसिफिक, हम कहेंगे स्टबल पार्टिकल्स के थ्रू दोबारा न्यू क्रॉप ली जाती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, रैटून क्रॉपिंग। नीचे से काट दो, फिर से नया वो प्लांट स्टेम्स बनने लग जाते हैं, बर्ड्स निकलने लग जाते हैं, फिर से उसको काट लो। तो ये मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन एक बार रैटून लेते हो, रैटून क्रॉप जब लेते हैं तो 25 kg एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देना पड़ता है हमें। आपसे ये पूछा जाए कौन कौन सी क्रॉप में यूज किया जाता है, सोरगम और शुगर केन, इन दोनों के लिए कॉमन मेथड यूज किया जाता है। तो ये आपका हुआ कंप्लीट एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ मेथड जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्लांटेशंस को लगाए जाते हैं, जैसे एला क्रॉपिंग हो गया, उससे रिलेटेड टर्म, और क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न, इससे रिलेटेड सारे टर्म आपके क्लियर हो चुके हैं। अब चाहे आप पीजी एंट्रेंस हो, नाबार्ड हो, जेआरएफ हो, चाहे नेट हो, सबके लिए, एसआरएफ हो, सबके लिए क्लियर हो गया। ये बेसिक है, इससे पहले आपका हिस्ट्री था, है ना। इसके साथ साथ में आपका हो गया एग्रो क्लाइमेटिकल जोन, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, सॉइल ऑफ इंडिया, ये बेसिक पार्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा क्लास। कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। राव स्केल इंस्टीट्यूट की जो मोबाइल नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप करके कोई भी डाउट से आप पूछ सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं नए सेशन में कल सेम टाइम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।